नमस्कार आप सभी को। मैं मधुर आज प्रस्तुत हुआ हूँ आप सभी के सामने इस सीरीज़ के दूसरे लेक्चर पे, जिसका शीर्षक है हिंदी साहित्य का नामकरण। पिछली कक्षा में हमने हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बारे में अध्ययन किया था। अब इसमें काल विभाजन के बाद हिंदी साहित्य के जो काल विभाजन हुए हैं उसके नामकरण के बारे में हम देखेंगे। हिंदी साहित्य के काल विभाजन को लेकर विद्वानों में अधिक मतभेद नहीं है, केवल हिंदी साहित्य के आरंभ को लेकर मतभेद है। उसमें मुख्यतः दो वर्ग है। एक वर्ग हिंदी साहित्य का प्रारंभ 7वीं शताब्दी बनाता है, दूसरा वर्ग 10वीं शताब्दी से। तो दो वर्ग यहाँ पर है। एक कहता है कि 7वीं शताब्दी से ही हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई और दूसरा वर्ग कहता है कि 10वीं शताब्दी से हिंदी की शुरुआत हुई। वास्तव में 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के कालखंड को हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में स्वीकार कर लिया जाए तो यह मतभेद भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि इस कालखंड की रचनाएं अपभ्रंश में है और अपभ्रंश से ही हिंदी की भाषा का जन्म हुआ है। ये बात याद रखना। 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक अपभ्रंश का बोलबाला था और अपभ्रंश ही आगे चलकर प्रारंभिक हिंदी में परिवर्तित होती है। प्रारंभिक हिंदी आगे चल के अनेक बोलियों में डिवाइड हो जाती है। हिंदी भाषा एवं साहित्य की मूल चेतना को जानने के लिए इस कालखंड की भाषा के स्वरूप एवं साहित्य धारा को समझना आवश्यक है। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंडों के नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद है। मुख्यतः 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक के आरंभिक कालखंड आदिकाल और 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक के कालखंड रीतिकाल के नाम को लेकर ही अधिक मतभेद है। बाकी भक्ति काल को लेकर और आधुनिक काल को लेकर नाम में मतभेद नहीं है। मतभेद है आदिकाल और रीतिकाल के नामकरण में। तो 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के कालखंड का विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण इस प्रकार है। चारण काल का कहा है ग्रियर्सन ने, इम्पोर्टेंट। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा है। सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरतयान ने कहा है। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आदि काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है और संधि काल एवं चारण काल ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का नामकरण चारण काल किया है, किंतु इस नामकरण का कोई ठोस प्रमाण वे प्रस्तुत नहीं कर सके। उन्होंने चारण काल 643 ईस्वी से माना है, जबकि 1000 ईस्वी तक चारण कवियों द्वारा लिखित कोई रचना उपलब्ध नहीं होती। अतः यह नामकरण उपयुक्त नहीं। चारण काल जो नाम रखा है ग्रियर्सन ने, ये उपयुक्त नहीं है। अच्छा, प्रारंभिक काल जो मिश्र बंधु ने नाम रखा 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक के काल को प्रारंभिक काल नाम इन्होंने दिया। यह नाम किसी साहित्यिक प्रवृत्ति का द्योतक नहीं है, यह एक सामान्य संज्ञा है जो हिंदी भाषा के प्रारंभ को बताती है। अतः यह नाम भी तर्कसंगत नहीं है। वीरगाथा काल किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में संवत 1050 से लेकर 1375 ईस्वी तक की काल अवधि को वीरगाथा काल नाम दिया। अपने मत के समर्थन में उन्होंने कहा है, उन्होंने क्या कहा है? आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्षों के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं हो पाता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमान की चढ़ाइयाँ आरंभ होती है, मतलब मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया, तब से हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति विशेष रूप से बनती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार रीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभा को सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों को या गाथाओं का भी वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है। इसे लक्ष्य करके इस काल को हम लोगों ने वीरगाथा काल कहा। ये कौन कह रहा है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। शुक्ल जी ने इस युग का नामकरण करने के लिए जिन 12 ग्रंथों का आधार बनाया वे ग्रंथ निम्नलिखित है। इसे याद करने की आवश्यकता नहीं, एक बार पढ़ लेते हैं। जयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज रासो। कीर्तिलता
विद्यापति द्वारा लिखा गया है। जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली, इन 12 ग्रंथों के आधार पर इसका नाम उन्होंने वीर गाथा काल रखा है। जिन 12 रचनाओं को शुक्ल जी ने नामकरण का आधार माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उन रचनाओं को अप्रामाणिक सिद्ध करते हुए वीर गाथा काल नाम को निरर्थक सिद्ध किया। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। जैसे बीसल देव रासो और खुमान रासो नए शोध परिणाम के आधार पर 16वीं शताब्दी में रचित माने गए। हमीर रासो और जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका नोटिस मात्र है। इसी प्रकार प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराज रासो का भी अर्ध प्रामाणिक मान लिया गया है, मतलब पूरी तरीके से प्रामाणिक नहीं है, कुछ कल्पना भी है। परमाल रासो या आलाखंड के मूल का आज कहीं पता नहीं लगता। और खुसरो की पहेलियाँ तथा विद्यापति की पदावली भी वीर गाथात्मक नहीं है। इसके अतिरिक्त इस काल में केवल वीर काव्य ही नहीं लिखे गए, अपितु धार्मिक, श्रृंगारिक और लौकिक साहित्य की भी रचना हुई। और ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं स्पष्ट की थी, इसलिए ये बात स्पष्ट करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अच्छा, सिद्ध सामंत काल भी इसे कहा गया राहुल संकृतायन जी के द्वारा। इनके मतानुसार इस कालखंड के समाज जीवन पर सिद्धों का और राजनीति पर सामंतों का एकाधिकार था। इस युग के कवियों ने अपनी रचनाओं में सामंतों का यशोगान ही प्रमुख रूप से किया। इस युग की अंतर्बाह्य प्रवृत्ति का अध्ययन करने पर पता चलता है कि वह सिद्धों और सामंतों का ही वर्चस्व था, इसलिए उन्होंने इसे सिद्ध सामंत काल कहा होगा। इस नामकरण से तत्कालीन सामंती वातावरण का तो पता चलता है, परंतु किसी साहित्यिक प्रवृत्ति का उद्घाटन नहीं हो पाता है। इस नामकरण से नाथपंथी और दृढ़ योगी कवियों तथा खुसरो आदि की काव्य प्रवृत्तियों का समावेश नहीं हो पाता है, इसलिए इसको सिद्ध सामंत काल कहना उचित नहीं है। बीज वपन काल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल का नामकरण बीज वपन काल किया है, परंतु यह नाम भी उपयुक्त नहीं है। भाषा की दृष्टि से यह काल भले ही बीज वपन का काल हो, परंतु साहित्यिक प्रवृत्ति की दृष्टि से स्थिति ऐसी नहीं कि भाषा का बीज वपन काल हम कह सकते हैं, क्योंकि यहीं से हिंदी भाषा का उद्गम हो रहा है, लेकिन साहित्यिक उद्गम यहाँ से हो रहा है, यह हमें कहना उचित नहीं है। इस नाम से यह आभास होता है कि उस समय साहित्यिक प्रवृत्तियाँ शैशव अवस्था में थी, छोटी थी, बच्ची थी, जबकि ऐसा नहीं है। साहित्य उस युग में भी प्रौढ़ता को प्राप्त या अंततः यह नाम उचित नहीं, उस समय भी प्रौढ़ता को प्राप्त था। वीर काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद जी ने कहा है। यह नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए वीर गाथा काल का रूपांतर मात्र है, इसलिए यह नामकरण भी समीचीन नहीं है। संधि एवं चारण काल, ये जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। इन्होंने आदिकाल को 2 खंडों में विभाजित किया था, संधिकाल एवं चारण काल। संधिकाल भाषा की ओर संकेत करता है और चारण काल एक वर्ग विशेष का बोध होता है। इस नामकरण में भी यह त्रुटि है कि इसमें किसी साहित्यिक प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाया गया है और किसी जाति विशेष के नाम पर साहित्य में उस काल का नामकरण उचित नहीं, अतः यह नामकरण ठीक नहीं है। आदिकाल सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम है। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल के साहित्य को अधिकांशतः संदिग्ध और अप्रामाणिक मानते हुए भी उसमें 2 विशेषताओं का रेखांकित किया, नवीन ताजगी और अपूर्व तेजस्विता। इन दोनों विशेषताओं का ध्यान रखते हुए इस काल का नाम उन्होंने आदिकाल रखा। कौन सी? एक तो नवीन ताजगी, एक नए तरीके का लेखन सामने आया, और अपूर्व तेजस्विता, और उसके साथ एक तेजस भी हमें देखने को मिलता है। इन दोनों कारणों की वजह से आदिकाल नाम यहाँ पर उन्होंने रखा। अपने इस मत को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि वस्तुतः हिंदी का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावापन परंपरा विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ी से अछूते साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सचेत कवियों का काल है। इसी प्रकार वास्तव में आदिकाल प्रारंभ न होकर परंपरा के विकास का सूचक है। इस नाम से 7वीं 8वीं शताब्दी के बौद्ध सिद्ध, नाथ योगी और
के साथ वीर गाथा काव्यों और अब्दुल रहमान विद्यापति तथा खुसरो आदि को एक सूत्रता में समेटा जा सकता है और फुटकर कवियों के नाम गिनाने से बचा जा सकता है। आदिकाल नाम में हिंदी काव्य रूपों एवं भाषा के अंकुरित होने का भाव भी आ जाता है, अतः यही नाम उपयुक्त ठहरता है। अधिकांश विद्वानों द्वारा इस काल को आदिकाल कहा गया है। तो अब इसमें हमने आदिकाल के बारे में बात की। आदिकाल के बाद जो भक्ति काल आता है, लगभग उसको सभी लोग भक्ति काल ही कहते हैं। भक्ति काल के बाद एक रीति काल आता है। तो रीति काल के नामकरण में भी विवाद है, सबके अलग अलग मतभेद है। और रीति काल के बाद आधुनिक जो काल आता है उसमें मतभेद बिल्कुल नहीं है। तो हम देखते हैं 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक के कालखंड का नामकरण। इसे कोई रीति काल कहता है, कोई अलंकृत काल कहता है। तो ये क्या है, ये हम देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने संवत 1374 से लेकर 1700 तक के इस कालखंड को पूर्व मध्यकाल की संज्ञा से अभिहित किया। इस युग के साहित्य में भक्ति की मुख्य प्रवृत्ति को देखते हुए काल अवधि का नाम भक्ति काल किया गया। इसे परवर्ती सभी विद्वानों ने स्वीकार कर लिया है और आज भी भक्ति काल नामकरण सर्वमान्य है। 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के कालखंड के नामकरण विषयक मतभेद, मतलब जिसे हम रीति काल कहते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने संवत 1700 से लेकर 1900 तक के इस समय को उत्तर मध्यकाल नाम दिया। इस युग के साहित्य में रीति अर्थात लक्षण, रीति ग्रंथों के लेखन की परंपरा को देखते हुए रीतिकाल कहना तर्कसंगत माना है। इस काल के नामकरण को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा, रमाशंकर शुक्ल ने कलाकाल और पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम रखा। अलंकृत काल पर हम आते हैं। अलंकृत काल, मिश्र बंधुओं ने इस युग का नाम अलंकृत काल करते हुए कहा कि रीतिकालीन कवियों ने जितने आग्रह के साथ रचना शैली को अलंकृत करने का प्रयास किया, उतना अन्य किसी भी काल के कवियों ने नहीं किया। क्योंकि यहाँ अलंकार का भरपूर इस्तेमाल किया गया, इसलिए इसे अलंकृत काल कहा। इस प्रवृत्ति में के कारण यह अलंकृत काल है। इस काल को अलंकृत काल कहने का दूसरा कारण यह है कि इस काल के कवियों ने अलंकार निरूपक ग्रंथों के लेखन में विशेष रुचि प्रदर्शित की। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। महाराजा जसवंत सिंह का भाषा भूषण, मतीराम का ललित ललाम, केशव की कविप्रिया रसिक प्रिया तथा सूरती मिश्र की अलंकार माला आदि ग्रंथ महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? भाषा भूषण, ललित ललाम, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, अलंकार माला। ये प्रमुख ग्रंथ है जो रीतिकाल में लिखे गए, परंतु इस काल को अलंकृत नाम देना उचित नहीं है, क्योंकि अलंकरण की प्रवृत्ति इस काल की विशेष प्रवृत्ति नहीं है। यह प्रवृत्ति तो हिंदी के आदिकाल से लेकर आज तक चली आ रही है। दूसरे, यह नामकरण कविता के केवल बहिरंग पक्ष का सूचक है। इसके कविता के अंतरंग पक्ष का भाव एवं रस की अवहेलना होती है तथा बिहारी और मतीराम जैसे रस सिद्ध कवि, इनकी कविता में भाव की प्रधानता है, उनकी कविता के साथ न्याय नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त अलंकृत काल नाम को स्वीकार कर लेने से इस काल की विशेष प्रवृत्ति श्रृंगार और शास्त्रीयता का पूर्ण उपेक्षा होती। तो इस रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? श्रृंगार और शास्त्रीयता, इसलिए अलंकृत काल कहना उचित नहीं। कलाकाल, जो रमाशंकर शुक्ल ने कहा है, उनका कहना है कि मुगल सम्राट शाहजहां का संपूर्ण शासन काल कला वेष्टित था। इस युग में एक और स्थापत्य कला का चरम बिंदु ताजमहल के रूप में काल के गाल का श्रु बनकर प्रकट हुआ, तो दूसरी ओर हिंदी कविता भी कलात्मकता से संयुक्त हुई। इस काल में कवियों ने विषय की अपेक्षा शैली को और अधिक ध्यान दिया, ये उनका कहना है। उनकी कविता में चित्रकला का भी योग हुए बिना न रह सका, अतः यह एक कलाकाल है। कलाकाल नाम से भी वस्तुतः कविता के बाह्य पक्ष की विशेषता का ही बोध होता है, कविता का आंतरिक पक्ष उपेक्षित रह जाता है। साथ ही साथ इस युग की व्यापक श्रृंगारिक चेतना की अवमानना होती है, इसलिए इसे कलाकाल भी नहीं कहा जा सकता।
श्रृंगार काल जिन्होंने कहा है, पंडित विश्वनाथ मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल कहा है। इस काल में प्रयुक्त श्रृंगार रस की प्रधानता को लक्ष्य करके एक बात की गई है, परंतु यह नाम भी युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगार के अतिरिक्त वीर रस की कविता भी लिखी। साथ ही भक्तिपरक नीतिपरक रचनाएं भी इस युग में लिखी गई। रीतिकालीन कवियों का मूल सर श्रृंगार कभी रहा ही नहीं। उनका उद्देश्य तो अपने आश्रयदाता को प्रसन्न कर अथोपार्जन करना था। आश्रयदाता विलासी वृत्ति के थे, तो संसार श्रृंगार में उनकी रुचि को देखते हुए इन्होंने श्रृंगार परक कविताएं लिखी। यद्यपि इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता है, परंतु वह स्वतंत्र न होकर सर्वत्र रीति पर आश्रित है, अतः यह नामकरण उचित नहीं। रीतिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। उनका मत है कि इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। भावुक, सहृदय और निपुण कवि। उनका उद्देश्य कविता करना था, न कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना। अतः उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य करते हुए कार्य यह हुआ कि रसों, विशेषता श्रृंगार रस के और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिणाम में प्राप्त हुए। शुक्ल जी के इस नामकरण का आधार इस काल में रीति ग्रंथों और रीति ग्रंथकारों की सुदीर्घ परंपरा है। इस नाम को सभी विद्वानों ने लगभग एक मत से स्वीकार किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेन आदि विद्वानों ने भी शुक्ल जी द्वारा दिए गए इस नाम को स्वीकार किया है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी ने इस युग के रीतिकाल नाम की सार्थकता को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है, कलाकाल कहने से कवियों की रसिकता की उपेक्षा होती है, श्रृंगार काल कहने से वीर रस और राज प्रशंसा की, किंतु रीतिकाल करने से प्रायः कोई भी महत्वपूर्ण वस्तुगत विशेषता उपेक्षित नहीं होती और प्रमुख प्रवृत्ति सामने आ जाती है। यह युग रीति पद्धति का युग था। यह धारणा वास्तविक रूप से सही है। इस प्रकार रीतिकाल नामकरण अधिक तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक प्रतीत होता है। तो ये जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में क्या कहा है डॉक्टर भगीरथ मिश्र। 19वीं शताब्दी से अब तक के कालखंड को हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। चूँकि इसमें गद्य रचना भी शुरू हुई, इसलिए इस काल को गद्य काल भी कहा गया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रेस के उद्भव को ही आधुनिकता का वाहन मानते हैं। श्याम सुंदर दास इसे नवीन विकास का युग कहते हैं। गद्य का विकास इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। यद्यपि इस काल में कविता के क्षेत्र में भी विविध नवीन प्रवृत्तियों का विकास हुआ, किंतु जैसा विकास गद्य के विभिन्न अंगों में हुआ वैसे कविता में नहीं हो सका। आधुनिक काल को आचार्य शुक्ल जी 3 चरणों में विभक्त करते हैं: उत्थान, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान तथा तृतीय उत्थान। अधिकांश आधुनिक विद्वान इन्हें भारतेंदु युग, पुनर्जागरण काल, द्विवेदी युग तथा जागरण सुधार काल, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग में प्रगति प्रयोग काल, नवलेखन काल मानते हैं। यह भी हमने पढ़ा था। द्विवेदी युग तक तो आधुनिक युग की धारा सीधी रही, किंतु छायावाद के जन्म के साथ ही उसमें नाना वादों और प्रवृत्तियों की बाढ़ सी आ गई। आधुनिक काल की प्रगति इतनी विशाल और बहुमुखी है कि उसे किसी विशिष्ट वाद या प्रवृत्ति का संकुचित सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इसी कारण आदिकाल के समान इस काल को भी आधुनिक काल कहना ही अधिक तर्क संगत होगा। तो आज की जो कक्षा थी उसमें हमने हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण पर चर्चा की है। इसके जो 2 बोध प्रश्न हैं, हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर विस्तृत लेख लिखिए, और दूसरा है विभिन्न विद्वानों ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस प्रकार किया है। तीसरा प्रश्न ये भी बन सकता है कि विभिन्न विद्वानों ने हिंदी साहित्य के नामकरण किस प्रकार किए हैं, तो उस पर भी आप अध्ययन कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रथम अध्याय खत्म होता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।